हेलो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आपके भगवान तुल्य माता पिता को भी मेरा प्रणाम है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज जो है हम लोग क्लास 12 के इतिहास जो होते हैं, क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा के जो इतिहास होते हैं, हिस्ट्री जो होते हैं, उसमें एनसीईआरटी बुक से टॉप 100 ऑब्जेक्टिव गेस ऑब्जेक्टिव टॉप 100 गेस ऑब्जेक्टिव आज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहा है जी। इनमें से यानी इसमें से कम 30 प्लस आपको मिलने की संभावना है, गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 के लिए इतिहास सब्जेक्ट से टॉप 100 ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 1 में हम डाले हैं। इस तरह से 3-4 सेट आपको बनेगा और ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है, एकदम बिल्कुल फिक्स है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव में। पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने में प्रस्तुत हो रहा है। कहते हैं कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, बांग्ला। महात्मा गांधी की, क्या बोला गया? महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो था वह गुजराती भाषा में था। किस भाषा में? गुजराती, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले थे। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वह किस भाषा में? गुजराती। कहते हैं कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1907 में। मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल किसका? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, नेहरू। कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। और उसका जो अध्यक्ष था W.C. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम A.O. ह्यूम था। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1957 में। मेरे डियर फ्रेंड, आप लोग बताएंगे कि भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र का मतलब होता है कि किस दिन मेरे देश में संविधान लागू हुआ था, है ना? तो हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को मेरे देश में संविधान लागू हुआ था और इसी दिन को कहते हैं गणतंत्र दिवस। तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1950 में। जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, आजाद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? अब कहा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोना, यमुना, गोमती, गंगा। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ताजमहल जो है वह आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? यमुना नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200, 250, 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कहते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे मेरे दोस्तों? 389 सदस्य थे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, पंजाब में, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? अब कहा गया है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा
बंगा कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिमियों से? कहता है कि जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है आपको किससे लिया जाता था मेरे दोस्तों? जजिया किससे लिया जाता था? जिमियों से। किससे लिया जाता था? जजिया जो है आपको जिमियों से लिया जाता था। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? सोना, यमुना, गोमती, गंगा। अब बात यहां पर यह आ गया कि दिल्ली जो है, दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली नदी, ये दिल्ली जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली मेरे दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे। कबीर शिष्य रामानुज के, नानक के, रामानंद के, श्री रंगम के। तो कबीर शिष्य यानी कबीर के गुरु कौन थे? इसका मतलब यह हुआ कि कबीर के गुरु कौन थे, यानी कबीर किसके शिष्य थे? कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था मेरे दोस्तों? कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद नाम थे। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1753 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। अब सोचो कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुई थी मेरे दोस्तों? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था, 1853 में। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू गोमदर। कहते हैं कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 13 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला है? कालीबंगा से, रोपड़ से, बनवाली से, लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला है? कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में, क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला मेरे दोस्तों? तो गोदी जो है आपको कहां से मिला है? लोथल से। कहां से मिला था? लोथल से। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? बीरबल, भैरव खां, मान सिंह, टोडरमल। कहते हैं अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? अकबर के समय में, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल। किसके हाथ में? टोडरमल के हाथ में व्यवस्था था। अशोक का संबंध किस वंश से है? सुंग, नंद, गुप्त, मौर्य। अब कहा गया है कि अशोक का जो संबंध है वह किस वंश से है? अशोक का जो संबंध है मेरे दोस्त वह किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का जो संबंध है वह मौर्य वंश से था। कौन वंश से? मौर्य वंश से। अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया? बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में। अब क्वेश्चन तेरा यह है कि फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम जो है आपको कहां स्थापित किया गया? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया? कलकत्ता में। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को। आइए, समय कम है, हमको वन एक्शन में आंसर थे, रिवाइजिंग बैच चलता है, ये रिवाइज का समय है, आपको 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन को क्लिक करना है। तो कहता है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को। अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा गया। घोड़ा की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोटरा से, इनमें से कोई नहीं। घोड़ा की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहते हैं घोड़ा के जो शेष था यानी हड्डी जो था वो कहां से मिला था मेरे दोस्तों? तो सुरकोटरा से। कहां से? सुरकोटरा से। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, गौतम स्मृति।
सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथि जो है वो कौन है? प्राचीन, क्या बात किया गया? प्राचीन। क्वेश्चन आपका यह है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। लियाकत आंदोलन, कहते हैं लिंग ज्ञात आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंग ज्ञात आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, कश्मीर में, है ना। लिंग ज्ञात आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? कहाँ हुआ यानी किस जगह पे हुआ? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रैदास का, मीरा का। अब बात करना है कि तलवंदी जो है किसका जन्म स्थान है? तलवंदी किसका जन्म स्थान है मेरे दोस्त? तलवंदी किसका जन्म स्थान है? तलवंदी जो है आपको किसका जन्म स्थान है? तलवंदी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वह तलवंदी में हुआ था। महालवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? महालवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंबई, मद्रास। तो महालवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? महालवारी बंदोबस्त जो है वह कहाँ लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। महालवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और आज हम लोग कक्षा 12वीं के 100 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं सब्जेक्ट इतिहास से, यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट के हम लोग आज 100 ऑब्जेक्टिव, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम में आने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, उसी 100 ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। अब बात करना है कि वेदों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की जो संख्या है वह 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4 है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था मेरे दोस्त? बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह क्या था? बुद्ध का यानी गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह क्या था? तो बचपन का जो नाम था उस नाम का सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था मेरे दोस्त? सिद्धार्थ। ऐने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? ऐने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5, 6। आइए, ऐने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया है? तो ऐने अकबरी में भूमि को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। ऐने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका कौन सा था? कुर्निश, सजदा, पैबोश, इनमें से सभी। तो मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन था मेरे दोस्तों? सजदा भी करना था, पायोबिस भी करना था, कुर्निश भी करना था, अर्थात इनमें से सभी। इनमें से सभी। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में, तंजियर में, गजनी में, लाहौर में। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बरूनी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? अल बरूनी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में। मेरे दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज्म। कहाँ? ख्वारिज्म में। चलिए आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिए। रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बंबई एवं मद्रास। रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? 29 नंबर क्वेश्चन को देखोगे मेरे दोस्त। 29 नंबर क्वेश्चन आपको देखना यह है कि रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो बंबई एवं मद्रास। बंबई एवं मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी
किसने प्रदान की? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीरा कासिम। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? किसने प्रदान की? मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? कहते हैं कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? गुलबदन, औरंगजेब, द्वार शिको, जैबुन्निसा, जैबुन्निसा। मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो दारा शिको, दारा शिको। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई थी? मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे दोस्तों, महाभारत की जो रचना हुई थी वह संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? बोधगया में। और आज हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट इतिहास क्लास 12वीं को हम लोग देख रहे हैं। आपका जो 2024 में पेपर होने वाला है इतिहास का, उसमें ये आपका क्वेश्चन बहुत सारे छपा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, समय के साथ आप लोग काम कीजिए और इस क्वेश्चन में थोड़ा समय दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा समय आप लोग निकाल कर इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। ये 100 ऑब्जेक्टिव में यदि इस तरह से 3-4 सेट यदि आप पढ़ लेते हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव आपके लिए फिक्स है। इसलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा, है ना। समय तो भाई बेटा लगेगा, क्योंकि समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। किसी का दिन बदल जाता है तो किसी का दिल बदल जाता है। क्या सुने आप लोग कि समय को थोड़ा समय दीजिए, समय समय को बदल देता है। किसी का दिल बदल जाता है तो किसी का दिन बदल जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समय दीजिएगा। और क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए आपके सामने। देखो 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8, 10। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मेरे दोस्तों, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? आप लोग थोड़ा आंसर बताइए तो कितना होना चाहिए? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है मेरे दोस्तों? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8। महाभारत के लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, हरीश सेन, पतंजलि। महाभारत के लेखक कौन है? 35 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, महाभारत के लेखक कौन है? मेरे दोस्त, महाभारत के लेखक कौन है? तो पतंजलि। किस कौन है? पतंजलि। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। कहती हैं कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? मेरे दोस्तों, समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। कहा गया है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन, निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? मेरे दोस्तों, तो 37 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए, थोड़ा जल्दी से दीजिए। तो क्या होना चाहिए? कहते हैं निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव। क्या होगा आपका ऑप्शन? शिव हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, ब्यास, सतलज। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है मेरे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी,
राखलदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स, रंगनाथ। मोहनजोदड़ो की जो खोज 1922 में की, वह व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी ने। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो है प्रथम शासक कौन? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन यह है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था मेरे दोस्तों? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का पिता कहा जाता है। और आज हम लोग क्लास 12 के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो आपको 2024 के, जो आपका 2024 में फाइनल परीक्षा होगा, उसमें आपको इनमें से यानी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन छपे हुए आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देखिए, समझिए, पढ़िए, अध्ययन कीजिए। यही ऑब्जेक्टिव आपको नंबर स्कोरिंग को बढ़ाएगा। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? आपका क्वेश्चन क्या है? इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्षों तक। कितने वर्षों तक मेरे दोस्तों? 14 वर्षों तक भारत में रहा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी? कहते हैं कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? मेरे प्यारे बच्चों, अशोक ने किया था। किसने? अशोक। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा में, इनमें से सभी। बताइए, आप ही लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा जल्दी कमेंट लगाइए, आप लोग क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? मेरे प्यारे बच्चों, अकबरनामा में। किसमें? अकबरनामा में। ठीक है, चलो आगे देखो। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? 1810 में, 1827 में, 1825 में, 1828 में। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन जो है कब किया गया? 1817 में। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? 1817 में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 में, 1878 में, 1888 में और 1898 में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया का जो है गठन कब किया गया था मेरे दोस्तों? आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो 1767 में। 1767 में। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था मेरे दोस्तों? किसने?
तो अशोक ने। किसने? अशोक ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, इतनी आसान सी क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। बीबी घर कत्ले आम कहां पर हुआ था? बीबी घर कत्ले आम कहां पर हुआ था? बीबी घर कत्ले आम कहां पर हुआ था? झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। बीबी घर कत्ले आम कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? कहां पर हुआ था? तो कानपुर में। कहां? कानपुर में बीबी घर कत्ले आम हुआ था। और आज 100 ऑब्जेक्टिव में हम लोग 50% ऑब्जेक्टिव को कर लिए हैं। अब यहां से 50 को देखना है ना। हमें 100 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पिकअप करना है 50। बहुत इजीली है यार, बहुत इजी है। यदि 3-4 सेट भी यदि हम देख लिए ना तो पूरा गर्दा मचा देंगे 50 ऑब्जेक्टिव के लिए। कहते हैं नानक का जन्म स्थान कहाँ है? नानक का जन्म स्थान कहाँ है? काशी में, अमृतसर में, पटना में, तलवंडी में। नानक का जन्म स्थान कहाँ है? नानक का जन्म स्थान मेरे दोस्तों कहाँ है? तो तलवंडी में। कहाँ? तलवंडी में। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तन्नू, मोनिया, केसर, गोविंद। कहते हैं कि महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? है ना, ध्यान देने वाली बात है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था मेरे दोस्तों? महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था। क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का जो नाम था वह मोनिया, या इसी को मनु भी कहा गया था। इसी को मनु भी, क्या? मनु, मोनिया या मनु। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया या मनु था। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु या मोनिया। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? गांधी, नेहरू, पटेल, इनमें से कोई नहीं। अब दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? किसके सौजन्य से दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था? है ना, तो दांडी यात्रा का जो है नेतृत्व था वो मेरे दोस्तों किसने किया था? गांधी जी ने। सन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को, हंटर रिपोर्ट को, वुड्स डिस्पेच को, 1919 का अधिनियम। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया था, है ना। इस रॉलेट एक्ट के रॉलेट एक्ट को बहिष्कार करने के लिए ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला पार्क में एक मीटिंग रखा गया था, है ना। तो कहते हैं काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, महामाया, यशोधरा, अनेजिया। महावीर स्वामी की माता का नाम था, महावीर स्वामी के माता जी का नाम क्या था? महावीर स्वामी, है ना। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों? तो उसकी माता जी का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता जी का नाम त्रिशला। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1206, 1336, 1526, 1556। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? कहते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वह 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1526 में। कब? 1526। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1526 में, 1556 में, 1665 में, 1761 में। ध्यान देने वाली बात है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय, सेकेंड युद्ध जो है कब हुआ था? पहला युद्ध पानीपत का 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था, और तीसरा जो है संभवतः 1761 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम पानीपत का जो युद्ध है 1526 में, और दूसरा जो हुआ था
1556 में हुआ था। तो दूसरा तुमको पूछ रहा है तो 1556। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन मेरे दोस्तों कौन था? तो वह सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बंबई को, कलकत्ता को, शिमला को, बंगलोर को। ध्यान दीजिए, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर जो है किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 7 द्वीपों का जो नगर है वो बंबई को कहा जाता है। किसको? बंबई को। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? मोक्ष प्राप्ति है ना, मरने के बाद कहते हैं ना शांति मिलना चाहिए। तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या हो सकता है? भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, अर्थात इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विजयनगर की स्थापना मातृ देवी कौन थी? कहता है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, शुभदार्गी, महानवमी। कहते हैं कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आपका ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होना चाहिए? विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी? पंपा देवी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंपा देवी। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था मेरे प्यारे बच्चों? कहता है कृष्णा, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है 62 और एक्टिव थोड़ा रहो, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? निर्माता कौन था? इसको निर्माता करने वाला कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किया था। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश, इनमें से सभी। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है संगम वंश भी, सुलभ वंश भी, तुलुभ वंश भी, इनमें से सभी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? अब कहता है कि मुस्लिम लीग द्वारा, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर 1935 को, 22 दिसंबर 1936 को, 22 दिसंबर 1978 को और 22 दिसंबर 1939 को। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर आपको 1939 में। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। मेरे प्यारे बच्चों, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो है आपको किस वर्ष भारत आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है आपको भारत कब आया था? तो 1946 में। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनो, मानी, कर्णिका, कर्णिका, इनमें से सभी। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनो, मणिकर्णिका, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कहता है कि 1962 में कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो
आंदोलन। ठीक है, चलो वाई। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कहते हैं व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन से, डलहौजी से, लीटन से, रिपन से। व्याप है ना, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कहते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से। किन से? डलहौजी। मुगल साम्राज्य प्रशासन में, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? कहते हैं मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहर, सूबा, सरकार, दस्तूर। तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किसके नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अलबरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, इब्न बतूता का, बर्नियर का। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? किसका यात्रा वृतांत मिलता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो इब्न बतूता का। किसका? इब्न बतूता का। इब्न बतूता। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, अकबर से, हुमायूं से, शाहजहां से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो किससे है मेरे दोस्तों? अकबर से। किससे? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? प्रथम तो बाबर था, तो अंतिम कौन होगा? अंतिम मेरे दोस्तों बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और यहां पर था भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। और अंतिम आएगा तो बहादुर शाह जफर। रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? कौन होता था? अब देखो, जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? भूमि का जो स्वामी था वो कौन होता था मेरे प्यारे बच्चों? कौन होता था? किसान होता था। रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान। सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? संथालों का, मुंडाओं का, पंजाबियों का, इनमें से कोई नहीं। सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? किसका नेतृत्व किया था? कहते हैं सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था मेरे दोस्तों? तो संथालों का। किसका नेतृत्व किया था? संथालों का। कहते हैं सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? संथालों का। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। तो अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? किस पर अधिकार नहीं कर सका? आपका क्वेश्चन नंबर जो है 76 कहता है कि अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर। किस पर? मेवाड़ पर। किस पर? मेवाड़ पर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा।
तो बाबर द्वारा जो है मेरे दोस्त कौन सा ग्रंथ लिखा गया, बाबर द्वारा जो है कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ऑप्शन नंबर 2 बाबरनामा। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबरनामा। यानी बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबरनामा। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। मुगल काल में, किसके काल में? मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 463 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व। मेरे दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो है जन्म जो है कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1862 में, 1869 में, 1878 में, 1860 में। तो स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी मेरे दोस्तों? 1869 के समय में। कब? स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? 1869 में। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है मेरे दोस्तों? कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। और इसका जन्म जर्मनी में हुआ था, यहूदी परिवार में। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1925 में, 1917 में। ध्यान दो, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन सन 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? सन 1917 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने स्वयं किया था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? कहते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1871 में, 1872 में, 1891 में, 1894 में। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना मेरे दोस्तों कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर, अकबर, हुमायूं, फैजी। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? कहते हैं तुजुक ए बाबरी का लेखक मेरे दोस्तों कौन है? आपका ऑप्शन क्या आ रहा है? जल्दी दीजिए। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? जल्दी दो आप लोग आंसर। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? तो बाबर। कहते हैं तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? अब ध्यान दो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? कब शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, कब शुरू किया था, कब स्टार्ट किया था? तो 1920 में। कब शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था और 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड होने के कारण 12 फरवरी को स्थगित कर दिया इस आंदोलन को। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कांग्रेस। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी मेरे दोस्त? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने। सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिन्ना, M.A. राय, राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो जिन्ना ने। किसने? जिन्ना। कहते हैं 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना। किसने? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? आलमगीर के नाम से। आलमगीर के नाम से कहता है क्वेश्चन क्या? आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाने जाते थे। कौन? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासक ने, कहते हैं भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना का परिणाम था। कौन? माउंटबेटन। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव, 100 यानी 100 टॉप 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको कम से कम 40 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में छपने की संभावना है। और ये जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव है, ये क्लास 12 यानी इतिहास जो रखे होंगे, यानी 8 सब्जेक्ट में, ये क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा के उस बच्चों के लिए है जिसको इतिहास सब्जेक्ट है। यानी ये इतिहास सब्जेक्ट का ये टॉप 100 ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से 3-4 सेट आपके पास प्रस्तुत किया गया है। आप आराम से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिस अंडरस्टैंडिंग हो, एक भी क्वेश्चन नहीं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रिप्स। कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1986 में। कब? 1986 में। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर से, बीजापुर से, मुगल से, बहमनी से। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से? कहते हैं तेनालीराम का संबंध जो है किस साम्राज्य से है? किस साम्राज्य से? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? कहते हैं हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, कब स्थापना की थी? 1326 में, 1336 में, 1339 में, 1356 में। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। कब किया था? 1336 में। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस कौन? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1938 एवं 39 ईस्वी में, कभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? कब चुने गए थे? 38 में भी चुना गया था और 39 में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी हो सकता है, सी नंबर ऑप्शन, दोनों ऐसे भी दे सकते हैं। 38 में भी चुना गया था और 39 में भी चुना गया था। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, श्रीरंगपट्टनम में। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था?
मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है मेरे दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वह दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्रियों को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? अल बरूनी को, मार्को पोलो को, बर्नियर को, इब्न बतूता को। आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। किसको? मार्को पोलो को। और हम लोग आज के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोधी। तो इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? भारत आया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसी तरह से आज आप लोग को टॉप 100 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव आपको क्लास 12 के हिस्ट्री था। आज हिस्ट्री है ना, जो बच्चे आपको क्लास 12वीं में होंगे आर्ट्स पेपर से, उसके लिए ये 100 ऑब्जेक्टिव संजीवनी बूटी का काम करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि इस एपिसोड को यदि देख लिए होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव को यदि आप देख लिए होंगे, यदि आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में जान है, तो आप अपने अगल बगल वाले दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी बच्चे इस पेपर में अच्छे से रिजल्ट प्रकाशित करवा सकते हैं, रिजल्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं इन्हीं तमाम बातों के साथ, इन्हीं तमाम क्वेश्चन के साथ अब आप लोग के बीच से विदा होना चाहता हूं। पुनः मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार है और जय हिंद जय भारत।